नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजेंद्र मोहन भटनागर जी की कहानी अंजाम। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अंजाम। उपभोक्ता संस्कृति और समाज में तुम उससे अलग नहीं हो। निसंदेह द्रौपदी पतिव्रता थी, जो उसने 5-5 के साथ सम्मान से जीवन जी लिया और पति के दांव पर हार जाने की शिकायत तक नहीं की। मुकेश शब्दों को चबा चबा कर बोलता जा रहा था। कुछ पल रुककर वह कहने लगा, अर्जुन नीति विशारद और अजय धनुर्धर कहलाया, जबकि उसने कई विवाह रचाए और कई नारियों को अंकशायनी बनाया। प्रिय, आज तो न भगवान हमारे साथ हैं और न धर्मात्मा भीष्म। आज सब कुछ जायज है। नहीं, अपनी बकवास बंद करो मुकेश, तुमने तो वचन दिया था, अनुराधा ने सिसकी भरते हुए कहा। वचन तो कौरवों ने भी पांडवों को दिया था। वचन की बात भूल जाओ, वर्तमान का यही तकाजा है। मुकेश ने व्यंग से कहा, आज नारी पुरुष के बराबर है। जो कुछ हुआ उसमें दोनों की सहमति थी और फिर आज की नारी को कुंती का अभिशाप भोगने की जरूरत नहीं है। सूर्य ने कुंती को कहाँ अपनाया था? मुकेश, नाटक मत करो, होश में आओ और अपने को संभालो। जीना सीखो और दूसरों को जीने दो। इसी के साथ मुकेश ने सिगरेट को होंठों से दबाया और लाइटर से सुलगाकर एक जोर का कश खींचा। तो अनुराधा प्रश्न चिन्ह बनी रह गई। आओ अब चलें, मुकेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन वह उसका हाथ झटककर अलग खड़ी हो गई और व्यंग से बोली, खबरदार जो मेरे शरीर को हाथ लगाया। मुकेश ने जोरदार कहा लगाया। वह भी व्यंग से बोला, 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। अब तुम्हारे शरीर का वह महत्व कहाँ रह गया जो कभी था, जब तुमने वाकई मुझे अपना शरीर छूने नहीं दिया था। अब तो मैं तुम्हारे शरीर का सारा भूगोल जान चुका हूं। मेरे लिए अब कुछ भी नया नहीं है मेरी प्रिय अनु। बकवास बंद करो मुकेश, तुम इतने निर्लज्ज और बहुरूपिया निकले कि पर तुमसे कम। अनुराधा घबरा कर उठ बैठी। सोचने लगी कि आजकल स्वप्न में उसे ऐसे दृश्य क्यों दिखाई देते हैं। क्या उसके साथ ऐसा होगा? नहीं नहीं, मुकेश को वह अच्छी तरह जानती है। वह ऐसा नहीं है। वह शिष्ट और शालीन है। उसे अपने पर भरोसा नहीं हुआ कि वह मुकेश के बारे में जो कुछ भी जानती समझती थी उससे वह बहुत भिन्न है। अब तो मुकेश का असली रूप सामने आ चुका था। क्या स्वप्न साकार होकर रहेगा? मुकेश ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अनु, उस लड़की को पाक दामन और भली होने का दावा कभी नहीं करना चाहिए जो विवाह पूर्व ही अपना शरीर किसी पुरुष को सौंप चुकी हो। उसके लिए परिस्थिति और पर पुरुष को दोष देना महज अपनी कमजोरी को छिपाना है। जानती हो, सूर्य ने कुमारी मां बनने पर कुंती से भी यही कहा था। जो युवतियां मेनका बनने की ख्वाहिश रखती हैं उनका अंजाम यही होता है। लेकिन मैं सूर्य जैसा वादा फरामोश नहीं हूं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं और उसके बाद कैद करने के लिए। अनुराधा, बहक क्यों रही हो? मुकेश ने कहा और सिगरेट का धुआं उस पर उछाल दिया। यह क्या करते हो? वही जो अब तक करता आ रहा हूं। क्या मतलब? अभी तुम्हारी देह में शक्ति है और तुम्हारे नाप आकर्षक हैं। मुकेश ने पुनः उसके मुंह पर धुआं फेंकते हुए कहा, नारी की देह में जब तक बिजली है, शोखी है, उसका अस्तित्व है और उसके बाद वह बेकार है, बोझ है। इसीलिए तो कृष्ण के परम भक्त अर्जुन ने गंधर्व विवाह किए। और तो और स्वयं कृष्ण ने भी कितने विवाह किए, राधा को कभी याद नहीं किया। यह सब परंपरित साक्ष्य हैं जिससे ज्यादा की अपेक्षा तुम्हें नहीं करनी चाहिए, समझी? अनुराधा मन मसोस कर रह गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी सहेली बबीता ने एक बार उसे टोकते हुए कहा था, अनु, मुझे डर लगता है। क्यों? उसने व्यंग से पूछा था। क्योंकि अब तुम रात रात भर गायब रहने लगी हो। तो क्या हुआ?
अनुराधा ने कठोर दृष्टि से उसे घूरा और फिर कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए चहलकदमी करने लगी। कभी कुछ हो गया तो? बबीता ने दबी जबान से अधूरा वाक्य उछाला। कुछ नहीं होगा बबीता, मुकेश नेक इंसान है और वह मुझसे शादी करना चाहता है, अनुराधा ने चहकते हुए कहा। लेकिन अभी उसने शादी नहीं की है और शादी पूर्व के संबंध। अनु, अन्यथा न लेना, मैं वही कह रही हूं जो मैंने सुना है। बबीता का स्वर कांप गया। क्या सुना है? साफ साफ कहो, पहेली मत बुझाओ, मुझे आज भी उसके पास जाना है, अनुराधा ने तनिक क्रोध से कहा। मुकेश शादीशुदा है, बबीता ने धीरे से कह दिया। इसके साथ ही उसने अपनी निगाह नीचे कर ली और फर्श के बदरंग होते टुकड़े पर दृष्टि गड़ा दी। बबीता! एक बारगी अनुराधा चीख पड़ी। फिर उसने अपने को संभाल कर कहा, यह असत्य है। काश ऐसा ही हो। उसकी पत्नी का नाम आशा है और वह इसी शहर में टेलीफोन ऑपरेटर है। वह मुकेश के घर खर्च का भार वहन कर रही है, बबीता ने मध्यम स्वर में सोच सोच कर कहा। तुम्हें यह सब किसने बताया? बबीता उठी, रैक से एक किताब उठाकर उसके कुछ पृष्ठ पलटे और उसमें से एक कागज निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। अनुराधा ने कांपते हाथ से वह पत्र लिया, फिर वह कुर्सी पर बैठ गई। पत्र पढ़ते पढ़ते वह पसीने से भीग गई। उस दिन वह मुकेश को सबक सिखाने की दृष्टि से ही उसके पास आई थी। वह मुकेश की बदलती भाषा का अंदाजा पहले ही लगा चुकी थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मुकेश, तुम्हारी हद स्त्री के शरीर तक है, उस शरीर तक जो मिथ्या है, अस्तित्वहीन है। तुमने कभी नारी के हृदय में प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया, जो अथाह, अनंत और अक्षय है। तुमने महाभारत के संदर्भों की तो पुनरावृत्ति कर दी, लेकिन तुमने उनके जीवन में उठने वाली आंधी का अनुभव नहीं किया। मुकेश एकाएक हड़बड़ा गया। वह अनुराधा को एक कमनीय प्रतिमा मात्र मानकर चलता रहा था। वह तो धनाढ्य पिता की इकलौती पुत्री है और उसके सम्मोहन जाल में फंस गई है। वह उसके पिता की संपत्ति पर मौज उड़ाने के स्वप्न देख रहा था और अब तक वह उससे 50-60 हजार रुपए भी ऐंठ चुका था। आशा तुम्हारी पत्नी है, वह टेलीफोन ऑपरेटर है, अनुराधा ने जोर देकर कहा। जवाब दो मुकेश। है, लेकिन मैं उससे। चुप करो, अब यह सोने की चिड़िया तुम्हारे हाथ से उड़ चुकी है, तुम्हें इसका पश्चाताप जरूर होगा, अनुराधा ने तेज स्वर में कहा। अब चलें? अनु, यह मुकेश का चक्कर है। मुकेश ने तुम जैसी अनेक मेनकाओं को अपने कब्जे में कर रखा है और अब से तुम भी उनमें से एक हो, मुकेश ने कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा। वह समय बताएगा। समय को सदा मैं अपनी मुट्ठी में बांधे घूमता हूं। नागिन से खेलने वाला सपेरा पहले नागिन का विष निकाल फेंकता है, मुकेश ने सधे हुए स्वर में कहा और सिगरेट निकालकर सुलगा ली। यह तुम्हारा भ्रम है मुकेश, अनुराधा ने दृढ़ता से कहा। हालांकि वह अंदर ही अंदर ग्लानि से भरती जा रही थी और दिशा भ्रमित चक्रवात के समान वह टूट रही थी। भ्रम किसका है, मेरा या तुम्हारा? यह अभी तय हो जाएगा। मुकेश ने आगे बढ़कर ब्रीफ केस खोला और उसमें से कुछ तस्वीरें अनुराधा की ओर बढ़ाते हुए मुंह बनाकर कहा, अनु, तुम इनमें हो, कृपया जरा अपने आप का मुलाहिजा फरमा लो। एक बारगी अनुराधा पीछे हट गई। उसने वे तस्वीरें नहीं ली, लेकिन मुकेश के आगे बढ़ाने के कारण उसको वे तस्वीरें लेनी पड़ी। उनको देखकर वह चीख पड़ी। कुछ देर बाद बोली, कमीने, तुम्हारी यह हिम्मत! आवारा 420! उन चित्रों में मुकेश के साथ उसकी नग्न तस्वीरें थीं। ओह, मुकेश कितना गिरा हुआ और अधम व्यक्ति है, उसका मन यह सोचते हुए तड़प कर रह गया। आप अपने बेहतरीन जीवन की रातों को वीडियो फिल्म में भी देख सकती हैं, उससे शायद जनाब को और सुकून मिले, मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम इतने निर्लज्ज और नीच हो, अनुराधा ने तड़प कर कहा। तुमने इसी तरह भोली भाली लड़कियों को फंसाया है। झूठ, लड़कियां खुद ब खुद फंसी हैं और उन्होंने अपनी हसीन जिंदगी खुद मेरे चरणों में न्यौछावर की है, मुकेश ने निहायत ही बेहुदेपन से कहा। उसकी सुर्ख आंखों में शैतान नाच रहा था। ओह, अनुराधा ने गहरी सांस छोड़ी और धम से कुर्सी पर बैठ गई। उनमें से तुम सबसे कीमती चिड़िया हो,
जिससे लंबे समय तक सोने के अंडे मिलने की आशा है। मुकेश ने भद्दे संकेत करते हुए आगे आकर धुआं अनुराधा के मुंह पर उछाल दिया। अनुराधा तिलमिलाकर रह गई। बबीता ने उसे समझाया था, अनु, शादी पूर्व शारीरिक संबंध बना लेना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। शादी के लिए मात्र लड़का देख समझ लेना पर्याप्त नहीं है, उसके बारे में पूरी तहकीकात कर लेना भी जरूरी है। यह मात्र भरोसे का सवाल नहीं है, यह एक युवती की जिंदगी से जुड़ा ऐसा सवाल है जिसके हल न होने पर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मुकेश अपनी विजय यात्रा की अनुभूति में सराबोर हुआ बहक रहा था। उसने कमीज के कॉलर को ऊपर उठाते हुए खलनायक के अंदाज में कहा, अनु, अब तुम पश्चाताप मत करो। एक शरीफ और समझदार लड़की की तरह मुझे अपना शौहर मंजूर कर लो, ताकि तस्वीरों और फिल्म की कहानी का रहस्य ही बना रहे। तुम्हारे पिता दिल के मरीज हैं, उनके लिए हल्का सा भी आघात जानलेवा बन सकता है। मां तुम्हारी है नहीं। भावुकता छोड़कर मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो और उसे ही अपनी जिंदगी का हिस्सा मानो। नहीं, यह कभी नहीं होगा मुकेश। अनुराधा ने जज के अंदाज में निर्णय सुना डाला। इस पर मुकेश ने कहकहा लगाया। अनुराधा को लगा कि कोई पागल ठहाका लगा रहा है। वह घबरा उठी। मुकेश कहने लगा, दीप्ति, मंगला, सविता, कनु आदि अनेक लड़कियों ने तुम्हारी तरह ही चीख कर इनकार किया था, परंतु अफसोस कि वह इनकार बहुत जल्दी इकरार में बदल गया। आज वे सब मजे में हैं। खामोश रहो मुकेश। अनु, मैं यथार्थवादी इंसान हूं। कल्पना में उड़ान भरना मुझे नहीं आता। मैं जिंदगी को एक व्यापार से ज्यादा कुछ नहीं समझता। व्यापार दो बातों को देखता है, हानि और लाभ। मैं लाभ पक्ष को देखता हूं। क्या चाहते हो? शादी, यदि ऐतराज न हो तो। यदि ऐतराज हो तो नुमाइश। मुकेश ने तस्वीरों को हाथ में उठाते हुए कहा, और वीडियो फिल्म तो खूब बिकेगी। ब्लू फिल्म जो है, और वह भी प्राकृतिक और वास्तविक। इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं निकल सकता। अनुराधा ने विनय की मुद्रा में धीरे से कहा, तुम कोई सुझा सको तो शायद। मुकेश ने वाक्य अधूरा ही रहने दिया। रुपया? अनुराधा ने कुछ सोचकर कहा। मुकेश ने सामने टंगी दीवार घड़ी की छोटी और बड़ी सुइयों की ओर देखा। फिर वह मुस्कुराया। उसने अत्यंत भोलेपन से पूछा, क्या मतलब? कितना रुपया चाहिए? इनकार कर दूं तो? नाटक मत करो। नाटक तो तुम कर रही हो अनु। मैं? अनु हकलाई। हाँ तुम। मुकेश ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती, यह तुम जानो। मैं रुपया देने को तैयार हूं। इस बार मुकेश कुछ सोचते हुए बोला, उसकी भी एक सीमा है। तुम बोलो तो। बेकार है। क्यों? तुम्हारे पिता अभी जीवित हैं। तो एक सीमा तक ही तुम धन दौलत दान कर सकती हो, जो मेरे लिए काफी नहीं होगी। ओह! मुकेश की बात सुनकर एक बारगी अनुराधा तिलमिला उठी। मुकेश कितना नीच है, वह कितना फरेबी है। उसके सिर में हथौड़े से चलने लगे। वह अपने को संभालती हुई बोली, तुम मुंह तो खोलो, मैं कोशिश कर सकती हूँ। मैंने अपने आप को तुम्हें सौंपने की आज्ञा उनसे नहीं ली थी, और अब स्वयं को लौटाने के लिए मैं उनकी आज्ञा के बिना तुम्हें बहुत कुछ कर सकती हूँ। यह कहते हुए उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। शादी के लिए सहमति दे दो तो तुम सारे झंझटों से बच सकती हो, मुकेश ने निर्लज्जता से कहा। यह नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। यदि इसके लिए तुमने दबाव डाला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, समझे? अनुराधा का चेहरा तमतमाने लगा था। मुकेश जानता था कि वह ऐसा कर सकती है। उसका प्रणय निश्चल और निस्वार्थ था। उसने समर्पण के भाव से विनम्र शब्दों में स्पष्ट कहा था, मुकेश, हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मर्यादा को तिलांजलि देकर डरती हूं कहीं हम लोग अपने आप से। अनुराधा आगे कुछ कह पाती कि इससे पहले ही मुकेश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वह कह रहा था, प्रणय तो विवाह पूर्व ही होता है अनु। विवाह के बाद तो आनाकानी, भय, आशंका आदि कुछ नहीं रहते। सब कुछ सहज हो जाता है। जब तक प्रणय में जोखिम न हो तब तक वह प्रणय कैसा? लेकिन कहीं यह भय क्यों?
याद रखो अनु, भय मन की दुर्बलता है। मुकेश ने अनुराधा को अपनी बाहों में कसते हुए कहा। ऐसा मत करो मुकेश, अनुराधा ने मचल कर कहा। लेकिन मुकेश ने अनुराधा का यौवन रस चखकर ही उसे अपनी बाहों से आजाद किया। फिर उसके बाद से तो दोनों के मध्य जब तक यौन संबंध स्थापित होते ही रहे। मुकेश का व्यापारी मन फंसी मछली को भाव तुला पर तौलता रहा और उसे लगातार आश्वस्त करता रहा कि वह सिर्फ उसी का है। मुकेश का स्वप्न टूट गया। अतीत हाथ से छूटे दर्पण की तरह बिखर गया। अनुराधा तेज स्वर में दोहरा रही थी, तो मुझे प्राण देने होंगे। ठीक है, मुझे इसमें जरा सी भी झिझक नहीं है। वासना का दंड मुझे मिलना ही चाहिए। नहीं अनु, नहीं, हमारे प्रणय का अंत ऐसा भयावह नहीं होगा, मुकेश ने कहा। तुम प्रणय का नाम मत लो मुकेश, तुम तो शरीर के सौदागर हो, प्रपंची हो। दूसरों को ब्लैकमेल करना तुम्हारा धंधा है। तुम व्यापार की बात करो, अनुराधा ने उपेक्षा मिश्रित अंदाज में व्यंग से कहा। ठीक है, तुम मुझे 70 लाख रुपए दे दो, मुकेश ने मन ही मन हिसाब लगाकर धीमे से कहा और खिड़की के बाहर झांकने लगा। इस वक्त वे होटल की 8वीं मंजिल पर थे। कुछ कम हो सकते हैं? नहीं, फिल्म बनाने में जितना व्यय हुआ है वह राशि मुझे चुकानी है। मुकेश पुनः भावविहीन होने लगा। ठीक है, रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, अनुराधा ने कहा। लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि तुमने तमाम फिल्में और तस्वीरें लौटा दी हैं? कोई प्रिंट अपने पास नहीं रखा है? मुकेश ने सोचकर कहा। मैं नेगेटिव लौटा दूंगा। एक बात और करनी होगी। क्या? मुकेश ने लापरवाही से कहा। तुम्हें स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने होंगे। किस लिए? वो 70 लाख रुपयों के लिए। उस पर क्या लिखा होगा? यही कि मैंने 70 लाख रुपयों में फोटो और फिल्म प्रिंट लौटा दिए हैं। अब इनका मेरे पास कोई प्रिंट नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है। यदि अन्य किसी व्यक्ति के पास वे फोटो और वीडियो फिल्म पाई गई तो उसका सारा उत्तरदायित्व मेरा होगा और उसके लिए मैं 70 लाख रुपया लौटाऊंगा। और अनुराधा एक सौदागर के रूप में बोले जा रही थी। उसमें लज्जा और भय जरा सा भी नहीं था। नहीं, यह नहीं हो सकेगा। निर्णय लेना तुम्हारा काम है। तुम 70 लाख रुपयों से हाथ धो सकते हो। मेरे लिए अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा है। मृत्यु ही शाश्वत सत्य है जो ऐसे प्रश्नों को अपने विशाल दामन में छिपा सकती है। अनुराधा ने एक कुशल सौदागर की तरह भावनाओं को कठोर बना डाला। उसका चेहरा भी भावना शून्य था। उसने गहरी सांस छोड़कर आगे कहा, तुम जो कुछ पा चुके हो और अंत में जो कुछ पाने की आशा रखते हो वह मेरे जीवित रहने पर ही निर्भर है। मुकेश एकाएक घबरा गया। उसने कुछ सोचकर कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन डरो नहीं मुकेश, मैं वादा करती हूं। ध्यान रहे, यदि तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो तुम कानून की गिरफ्त में होगे और मुझे मौत के मुंह में ढकेलने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाओगे। आधे घंटे तक मैं नहीं लौटी तो पुलिस यहां होगी, अनुराधा ने पासा फेंका। इस बार मुकेश हड़बड़ा गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि अनुराधा इतनी चालाक और तेज हो सकती है। मुकेश ने मध्यम स्वर में कहा, तो कल हम यहां इसी समय मिल रहे हैं 70 लाख के साथ। बिल्कुल ठीक। प्रिंट और फोटो मैं नेगेटिव के साथ लाना न भूलना। बैग उठाकर यह कहते हुए अनुराधा तेजी से बाहर चली गई। मुकेश वहीं पलंग पर बूट पहने ही लेट गया और कुल मिलाकर 70 लाख रुपयों के सीधे लाभ के बारे में सोचने लगा। सहसा उसे वह घटना याद आ गई जब वह बहुत छोटा था। उसके घर में प्रवेश करके उसके सामने ही 4 गुंडों ने उसकी बहन के साथ बलात्कार किया था। अंत में वह जमीन से उठ न सकी थी। पुलिस आई, विधायक भी आया, पर क्या हुआ? कोई नहीं पकड़ा जा सका। युवा होने पर मुकेश ने अमीर परिवार की लड़कियों को न केवल अपनी हवस का शिकार बनाया अपितु उनसे विवाह रचाकर धंधा तक शुरू करवाया। यह कैसा प्रतिशोध था जो अंदर ही अंदर उसे ही निगलता जा रहा था। अब तो जैसे मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, वह भी फंस चुका था। उसे पुलिस को हफ्ता पहुंचाना पड़ता था। यदा कदा युवतियों को भी उनके पास भेजना पड़ता था।
आगामी रात वातावरण में शीतलहर का प्रकोप था। 8वीं मंजिल से उसी कमरे से नीचे झांकती आंखों में दहशत थी। फोन की घंटी बज उठी। मुकेश ने रिसीवर उठाया। अनुराधा की महीन आवाज सुनाई पड़ी। वह आने से पूर्व नेगेटिव और प्रिंट के बारे में पूछ रही थी। मुकेश को याद आने लगी अनुराधा से मिलने की अनेक रातें, देर तक मुक्त हास बतियाते रहना और प्रणय गंध के संसार में बेसुध होते जाना। पहली बार उसने कहा था, अनु मेरे साथ होटल में चल सकोगी? गंदी बात, अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अनु क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुकेश ने रुक रुक कर कहा। आखिर तुम चाहते क्या हो मुकेश? तुम्हें। वह कैसे? यह तन्हाई काफी नहीं है तो? होटल में मैं तुम्हारी देह नहीं तुम्हें पाना चाहता हूं। विश्वास करो, हम सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे। मुझे तुम्हारी भावनाओं का ध्यान है। अनुराधा पुरुष के सामने भीरू युवती सिद्ध नहीं होना चाहती थी। वह सोचने लगी, आखिर मुकेश उससे प्यार करता है। देखे कि वह अकेले में उसे पाकर जानवर होने का चरित्र दोहराता है अथवा सुसंस्कृत और शिष्ट बना रहता है। किस होटल में ले जाओगे? अनुराधा ने प्रश्न के साथ अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैला दी, जिनमें पलाश वन धधक रहे थे। जहां कहो, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है, मैं तय कर लेता हूं। अनुराधा ने भी नहीं सोचा था कि मुकेश इतनी जल्दी सारा कार्यक्रम तय कर डालेगा। उसे मुकेश के साथ अकेले कमरे में डर लगा। वह घबरा उठी। मन में कई बातें उठी, कई रंग बदले। खाने के बाद मुकेश ने अनुराधा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अनु मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। शादी पूर्व तो मुकेश दिल पर पत्थर रखना ही होगा। अनुराधा ने तीखे स्वर में अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। मुकेश समझ गया, संस्कारों में पली पगी संभ्रांत घराने की युवती का अचानक बदलते व्यवहार से ऐतराज होना अस्वाभाविक नहीं है। वह तुरंत संभल गया और उसने धीरे धीरे उसका विश्वास पा लिया। मुकेश उससे चुम्बन लेने का अधिकार पा ही चुका था। यदा कदा मुकेश ने अनुराधा की कमर में भुजाएं डालकर उसके जिस्म को सहलाया भी था। धीरे धीरे उसका नकार शिथिल पड़ता गया और वह उसके नजदीक आकर बहकने थिरकने लगी। उस रात उसने विरोध किया था। सर्द रात थी, तेज शीत हवा का तूफान मचल रहा था। रात का दूसरा पहर बीत रहा था। अनुराधा बार बार कहे जा रही थी, हमें लौटना चाहिए। उसकी जिद के कारण मुकेश ने लौटना उचित समझा। तभी तेज हवा के झोंके के साथ खिड़की के किवाड़ बज उठे। मुकेश खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ा और बोला, अनु वर्षा हो रही है। अब क्या करें? अनुराधा ने घबराते हुए कहा। मुकेश खिड़की बंद करके एक और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। देखो शायद वर्षा रुक गई हो, अनुराधा बोली। मुकेश ने उठकर कहा, नहीं, अब क्या होगा? अनुराधा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए कहा, 1:30 बज रहा है रात का। बबीता क्या सोचती होगी? अब क्या करें? जो आदेश हो वही होगा। मुकेश, हम किस मुसीबत में फंस गए? अनुराधा ने थूक गटकते हुए कहा। इस वक्त उसकी देह कांपने लगी थी। मुकेश कुछ देर तक चुप रहा। उसने पुनः खिड़की खोलकर देखा। वर्षा पहले से तेज थी। वह बोला, अनु पलंग पर बैठ जाओ, लिहाफ ले लो, ठंड बढ़ चली है। कहो तो मैं बाहर चला जाऊं। तुम अंदर से दरवाजा बंद करके इत्मीनान से सो जाओ, रात भी बहुत हो चुकी है। मुकेश के विनम्र और शालीन व्यवहार से अनुराधा का मन पसीज उठा। वह अकेले होटल के कमरे में रह भी तो नहीं सकती थी। उसने कहा, यहीं रहो मुकेश। अनु और कब तक जागती रहोगी? पता नहीं। अनुराधा की मनः स्थिति दुविधाग्रस्त हो रही थी। बढ़ती हुई ठंड का वह अब और सामना नहीं कर सकती थी। पलंग पर आ बैठी। उसने लिहाफ ले लिया। अंत में उसने ही कहा, मुकेश तुम भी एक तरफ यहां आ जाओ। नहीं, रहने दो, ठंड तेज हो चुकी है। बीमार पड़ने का इरादा है? अनुराधा ने आग्रह किया। आखिरकार मुकेश को पलंग पर आ जाना पड़ा। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। मुकेश ने आहिस्ता से अनुराधा का हाथ अपने हाथ में लिया और धीमे धीमे अधरों से लगाने लगा।
बहुत जल्दी वह अपने आपे में नहीं रहा और ना ही अनुराधा उसका विरोध कर सकी। कब और कैसे वह सब हो गया, इसका वह आज तक आभास नहीं पा सकी। उसके बाद यह सिलसिला जब तक चलता रहा, अनुराधा भी अपने को संभाल नहीं पाई। उसे भी मुकेश की जरूरत का एहसास सताने लगा। आज वही अनुराधा थी और वह वही मुकेश था। क्या वह जो कुछ कर रहा था ठीक था? अब वह लौट भी तो नहीं सकता था। उसने कितनी लड़कियों के साथ ब्याह रचाए और कितनों को बेचा था। वह घेरा अब उसे मुक्ति नहीं दे सकता था। आज क्यों उसे अनुराधा के प्रति सहानुभूति हो रही थी? कौन देता उसे इन प्रश्नों का उत्तर? यह सोचते हुए उसने सिगरेट सुलगाई और अनुराधा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। मुकेश की निगाह बार बार कलाई पर बंधी घड़ी पर जा टिकती। समय कितनी मध्यम गति से चल रहा था। उसके मन को यह संशय भी था कि कहीं अनुराधा बड़ी राशि न ला सकी तो। थोड़ी देर बाद घंटी बजी। वह धीरे से उठा और अन्य मनस्क सा दरवाजे तक पहुंचा। धीरे से सिटकनी गिराई। सामने सूटकेस लिए अनुराधा खड़ी थी। आइए, मुकेश ने एक तरफ होते हुए कहा। सब तैयार है? अनुराधा ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ। वीडियो पर फिल्म चढ़ाओ। अनुराधा भाव शून्य थी। उसके स्वर में आदेश था। अब वह मोम की गुड़िया नहीं रह गई थी। मुकेश ने सिटकनी चढ़ाते हुए कहा, अनु, यह शब्द अब अपनी जबान पर मत लाओ। अनुराधा ने तेज स्वर में कहा। यह होटल है, हमारा घर नहीं। जरा धैर्य से काम लो। धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। मुकेश ने यह कहते हुए अनुराधा के चेहरे पर दृष्टि डाली और सोचा कि वह इतनी निडर और आक्रामक रुख कैसे अख्तियार किए हुए है। कहीं कोई चाल तो नहीं चल रही। उसने पूछा, माल कहाँ है? सूटकेस खोलकर उसने दिखा दिया। वास्तव में उसका सूटकेस नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। मुकेश ने पूछा, इतना रुपया तुम कैसे लाई? मुकेश, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? अनुराधा ने कहा। मुकेश ने दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, अनु, खाने तो आम हैं, लेकिन जानना जरूरी है कि क्या तुम्हारे पिता को सब कुछ पता चल चुका है और यह मेहरबानी उसी का अंजाम है? नहीं, दृढ़ता से अनुराधा ने कहा। घर में किसी को पता नहीं है। कल चल जाएगा तब? उसकी चिंता तुम्हें क्यों? क्योंकि तब तुम सब कुछ उगल दोगी तो उसका अंजाम मुझे भोगना पड़ेगा। सरकारी कुत्ते पहने दांत किए मुझसे यह सारी रकम खुद डकार जाएंगे। तब कोयले की दलाली में हाथ काले क्यों किए जाएं? मुकेश ने पैतरा बदला और स्थिति की तह तक जाने का प्रयास किया। ऐसा कुछ नहीं होगा। वह मैं ज्यादा जानता हूं अनु। आखिर इस सब का अंजाम मुझे भुगतना पड़ सकता है। मुकेश ने आगे बढ़कर सूटकेस अपने कब्जे में कर लिया। तो अनुराधा घबराई। उसने सोचा कि यदि मुकेश वीडियो प्रिंट, फोटो और नेगेटिव नहीं लाया होगा तो क्या होगा? सबूत फिर भी उसके पास सुरक्षित होंगे। तुम्हें मुझसे शादी भी रचानी होगी। नहीं मुकेश, सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। अपनी बात से मत मुकरो। मैं शादी किसी कीमत पर भी नहीं करूंगी। मैं जानती थी कि ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए मैं छात्रावास से तैयार होकर आई हूं। वहां पत्र भी छोड़ आई हूं और अपनी सारी कहानी भी। फिर अनुराधा ने जहर भरी शीशी निकाल ली और कहा, मैं अंजाम की तैयारी करके यहां आई हूं। ठहरो। इस बार मुकेश कांप गया। इससे पूर्व ऐसी लड़की उसके जाल में कभी नहीं आई थी जो उसे मुसीबत में डाल दे और उसके जाल में फंसी होकर भी उसे इतना विवश कर दे कि वह अपने जाल से उसे खुद निकाले। मेरे पास वक्त कम है मुकेश, कुल आधा घंटा है। समय गुजर गया तो यह कहानी मुझे तो हमेशा हमेशा के लिए सुलझ जाएगी ही, लेकिन इसके बाद तुम भी चैन से जी न सकोगे। ज्यादा मत सोचो, यह वक्त सोचने का नहीं है। फिल्म दिखाओ, नेगेटिव मैक तस्वीरों के मेरे हवाले करो और रुपए ले जाओ। अनुराधा ने बेझिझक कहा। मुकेश को ताज्जुब हुआ कि सीधी सादी अनुराधा के पर कैसे निकल आए। अनुराधा ताड़ रही थी कि मुकेश को कुछ संशय हो रहा है। उसने घबराहट का नकाब लगाते हुए कहा, यह रकम ऐसी है जिसे मेरे पिताजी कम से कम तब तक पता नहीं कर सकते जब तक वे कंगाल होने की स्थिति में नहीं पहुंच जाते। यह मेरी मां की संपत्ति है
जो पलंग के नीचे गड्ढे में रखी हुई थी। ये केवल 70 लाख नहीं, मैंने इन्हें गिना नहीं मुकेश, शायद यह रकम इससे ज्यादा ही होगी। कहते कहते उसकी आंखें डबडबा गईं, उसका स्वर अवरुद्ध हो गया। मुकेश ने कहा, नेगेटिव सहित ये रही तुम्हारी तस्वीरें। इसी के साथ उसने वीडियो फिल्म आरंभ कर दी। थोड़ी देर बाद अनुराधा चीख पड़ी। वह अपने नंगे बदन का सामना नहीं कर सकी। वह सोचने लगी कि क्या वह इतनी निर्लज्ज हो गई थी। उसके पांव डगमगा रहे थे। उसके सामने खंदारी कोठी में बिताई 2 रातें घूम गईं। वह चीख पड़ी, रोको रोको। मुकेश ने मुस्कुराते हुए फिल्म रोक दी। तुम कितने निर्लज्ज और फरेबी हो मुकेश, कांपते स्वर में अनुराधा ने कहा। जब पोज देने वाला शर्म हया की परवाह न करे, तब दूसरे को दोष देने का कोई फायदा नहीं अनु। मुझे नहीं पता था कि हर लड़की यथार्थ का सामना करने से इसी तरह कतराती है। वह हमेशा इसके लिए पुरुष को दोषी ठहराती है और अपनी व्यवस्था का प्रचार करती है। तुम भी एक हसीन और जवान लड़की हो, जिसने मौज मस्ती का साधन मुझे चुना और अंजाम पर पहुंचते पहुंचते आंखें चुराने लगी। हर बदचलन लड़की की तरह मुझे कटघरे में खड़ा करने की साजिश की। मुकेश ने उसकी नैतिकता और व्यवस्था की धवल चादर में छिपे धब्बों को उजागर कर दिया। प्रिंट्स, फिल्म, नेगेटिव और तस्वीरें लेकर अनुराधा ने स्टाम्प पेपर मुकेश की ओर बढ़ाकर कहा, इस पर भी हस्ताक्षर कर दो। मुकेश ने ध्यान से उसकी ओर देखा और फिर कागज को उठाया और मुस्कुराकर बोला, अनु, एक बात जानना चाहता हूं। क्या? क्या इस सब से तुम उस अतीत को भुला सकती हो जो तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ बिताया है? मुकेश, तुमने इस प्रकार के प्रश्न करने का अधिकार खो दिया है। तुम तो युवतियों के सौदागर हो। तुम किसी के दिल की क्या जानो? तुम्हें तो युवतियों को ब्लैकमेल करने का शौक है। काश तुम्हारी कोई बहन होती और उसे ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता, तब तुम्हें पता चलता कि इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है और आगामी जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कृपया अब इस कागज पर हस्ताक्षर कर दो। मेरा विश्वास करो अनु, अब मैं तुम्हारे जीवन में कभी हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करूंगा। मुकेश ने दृढ़ता से कहा। सवाल विश्वास का नहीं, शर्त का है। इसके बाद मैं तुमसे कोई वादा या आश्वासन नहीं चाहूंगी। तुम पूरी तरह आजाद होगे। अनुराधा ने पेन निकालकर मेज पर रखते हुए कहा। तुम्हें विश्वास करना चाहिए। यह विश्वास का ही अंजाम है मुकेश। मुझे और मुझ जैसी अनेक युवतियों को तुम्हें अपने स्वर्णिम सपने बेचने पड़े। माना कि उसमें गलती उनकी और मेरी भी है। उसी का यह अंजाम भोगने के लिए मैं तत्पर हूं। अब हस्ताक्षर कर दो। अनुराधा ने अपने चेहरे पर छटपटाहट भरे भाव लाकर मुकेश के मन में संशय जाल नहीं फैलने दिया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुकेश, यह उपकार कर दो। इसके लिए तुम सदा याद आते रहोगे। वह अब अश्रुओं को बाहर आने से नहीं रोक सकी। यह लो, कहकर मुकेश ने पेन उठाया और हस्ताक्षर करने के बाद वह कागज उसकी ओर बढ़ा दिया। वह सोचने लगा कि वह 80 लाख रुपए मांगता तो भी उसे सहज हासिल हो जाते। ओह, वह मात खा गया। अब तो सोने की चिड़िया हाथ से उड़ रही है और वह विवश सा उसकी ओर देख रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मुकेश का माथा ठनका। उसने ध्यान से अनुराधा की ओर देखा। अनुराधा ने कांपते हुए कहा, कौन है मुकेश? उसने घबराते हुए मुकेश की ओर देखा। मुकेश ने भी गुत्थी का छोर हाथ आते न देखकर कहा, शायद बहरा होगा। लेकिन हमने तो, अनुराधा भयभीत स्वर में बोली। कृपया सामान्य रहो, किसी को संशय नहीं होना चाहिए, मुकेश ने धीमे से कहा और पिस्तौल निकाल ली। इस बार अनुराधा डर गई। दरवाजा मुकेश ने खोला। सामने बहरा था। उसने पूछा, साहब, हमने तो नहीं बुलाया था। मुकेश ने चैन की सांस ली और पिस्तौल कोट की जेब में डाल ली। वह कहने लगा, 2 प्याले कॉफी ले आओ। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद करना चाहा ही था कि दरवाजे पर जोर का धक्का लगा। वह संभल भी नहीं पाया था कि इससे पहले उसे दबोच लिया गया। पहचाना? दरोगा जी, आप और यहां? तुम जैसे कमीनों की अक्ल ठिकाने पर लगाने के लिए मैं यहां। अनुराधा आपकी?
यह मेरी बेटी बबीता की सहेली है, मुझे सब उसी ने बताया था। ओह बेटी अनु, सूटकेस उठाओ और जाओ। दरोगा जी, इससे अनुराधा बदनाम हो जाएगी, मुकेश ने अपना बचाव करते हुए कहा। और कानून की गिरफ्त से मैं साफ बच जाऊंगा। यदि फंसा भी तो अनुराधा भी साथ होगी। ब्लू फिल्म की हीरोइन के रूप में उसका नाम रातों रात जंगल में लगी आग की तरह फैल जाएगा। क्या आप यह चाहेंगे कि? दरोगा ने उसे एक झापड़ रसीद करते हुए कहा। कमीने, इस बार कोर्ट से पहले ही मैं तुझे सजा दूंगा। इसके साथ ही मुकेश की पिस्तौल दरोगा ने अपने कब्जे में कर ली। मुकेश का सिर चकराने लगा। दरोगा ने कहा, जाओ बेटी, नीचे बबीता तुम्हारा इंतजार कर रही है। आखिर क्या चाहते हो दरोगा जी? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूं, दरोगा ने तेज स्वर में कहा। प्रिंट नेगेटिव और फोटो मैं दे चुका हूं, अनुराधा से पूछ लीजिए। मुकेश ने अपना गाल सहलाते हुए मन ही मन तय किया कि वह अनुराधा को इसका सबक जरूर सिखलाएगा। वह आगे बोला, आप ईमानदार और नेक इंसान हैं, इसलिए यह थप्पड़ खा लिया और चुप रहा। पहले का अनुभव मैं दोहराना नहीं चाहता। एसपी की फटकार शायद अभी तक आपको याद होगी। अभी एमपी वही है, बदला नहीं है। इस बार एमपी तक तुम जाओगे? इस बार वह मुझे सादर बुलाएंगे, दरोगा ने भावुक स्वर में कहा। इसका निर्णय तो समय ही करेगा। वक्त सामने खड़ा है। क्या मतलब? बुराई का अंत बुराई से ही करना होगा, दरोगा ने मुस्कुरा कर कहा। क्या मतलब? तुम्हारी समझ में वह सब आ जाएगा जब तुम नामर्द कर दिए जाओगे। कौन करेगा? मैं, ताकि तुम फिर किसी लड़की का जीवन खराब न कर सको। इसके बाद तुम्हें थाने लाया जाएगा। तुम पर तस्करी और डकैती के इल्जाम होंगे, लेकिन तुम्हें अनुराधा कांड से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, दरोगा ने समझाते हुए कहा। यह सब तुम करोगे दरोगा जी? एक ईमानदार और निष्ठावान दरोगा ऐसा करेगा? मुकेश ने घबरा कर कहा। फांस निकालने के लिए सुई का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। जब तक तुम अंदर रहोगे तब तक उन बच्चियों को मुक्त कर दिया जाएगा जो इस वक्त तुम्हारे चंगुल में फंसी यातना भोग रही हैं। दरोगा जी, तुम्हें यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि इस सब के पीछे कितनी बड़ी ताकतें हैं जो तुम्हें पल भर में लाइन हाजिर करा देंगी और तुम अलग थलग पड़े हस्तियों को छेड़ने का अंजाम भोग रहे होगे। अक्ल से काम लो, मुकेश ने समझाया। वक्त की नजाकत को समझो। यहां नीति पर अनीति, न्याय पर अन्याय और सदाचार पर दुराचार राज करता है। अपनी ओर देखो, अपने परिवार का ध्यान करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे क्या करना है वह पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं, दरोगा ने तेज स्वर में कहा। इस कुत्ते को ले चलो। तुम जैसों के लिए यह सजा कम नहीं है। ताउम्र याद रखोगे इस नाचीज दरोगा को। दो सिपाहियों ने मुकेश को पकड़ लिया। दरोगा ने कहा, अगर हील हुज्जत की तो मारकर पहाड़ी के पीछे फेंकवा दूंगा। चुपचाप चलो। अनुराधा जो अभी बाहर खड़ी सब सुन रही थी, कांप गई, परंतु वह वहां रुकी रही क्योंकि अब मुकेश को बाहर लाया जा रहा था। प्रातःकालीन समाचार पत्रों में सुर्खियों में समाचार था, मुकेश तस्करी और डकैती में गिरफ्तार। अंदर समाचार था कि आपसी लड़ाई में किसी ने उसे खस्सी कर दिया। अनुराधा के हाथ से सहसा अखबार छूट गया और वह देर तक अन्य मनस्क सी खड़ी अंजाम पर सोचती रही। उसका मन अपने आप से खट्टा हो गया। कैसी बड़ी भूल उसने कर दी, और वह भी यह जानते हुए कि विवाह पूर्व के नाजायज संबंध युवती को ही भोगने पड़ते हैं। कानून, कचहरी, कोर्ट सब बेकार, क्योंकि वह उसके अतीत को कदापि नहीं लौटा सकते और ना उसका समर्पण संशय भय से मुक्त हो सकता है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।